प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जा चुका है, तो अब बारी आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें क्रियाओं का भविष्य काल में किए जाने की बात कही जाती है। क्रियाओं को भविष्य काल में किए जाने की बात कही जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा किया जाएगा। पहले पहचान ही पढ़ी जाती है। देखो, पहचान हमने लिखा है। इस काल के वाक्यों में क्रियाओं का भविष्य काल में किया जाना स्पष्ट होता है। वाक्यों के अंत में क्रियाओं पर मात्राओं के बाद गा, गी, गे पाया जाना इस काल की शाब्दिक पहचान है। मीन्स ऐसा स्पष्ट होगा कि कर्ता के द्वारा काम अभी किया नहीं गया है, बल्कि भविष्य में वह कर्ता उस काम को करेगा। शाब्दिक पहचान है कि क्रियाओं पर मात्राओं के बाद गा, गी, गे, इसे पढ़ेगा, लिखेगी, देखूंगा, सोचूंगा, इस तरह से आएगा, जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बोध कराते हैं। शायद देखो, हमने उदाहरण लिखा है, यह महिला वहां जादू टोना सीखेगी। सीखना क्रिया है, उस पर मात्रा और गी पाया जा रहा है। क्रिया पर मात्रा के बाद गा, गी, गे कोई भी पाया जाए तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं उन सभी अतिथियों को मिठाई खिलाऊंगी। खिलाना क्रिया है, बड़ा ऊ की मात्रा और गी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। सभी मतदाता उस उम्मीदवार को प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित करना क्रिया है और ए की मात्रा और गे पाया जा रहा है, तो जान लिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ये सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हुए। अब बात आती है सहायक क्रिया की। तो अभी तक आप लोग देखते थे, जो टेंस पढ़ाया गया आपको, उसमें किसी किसी टेंस में तो एक ही सहायक क्रिया होती थी और वो सभी कर्ताओं के साथ लगाई जाती थी, किंतु किसी किसी टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती थी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लीजिए, हैज है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लीजिए, वाज वर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लीजिए, इज, एम, आर। तो इस तरह से कहीं एक ही सहायक क्रिया, कहीं दो सहायक क्रियाएं, कहीं तीन सहायक क्रियाएं, वो हमेशा कर्ता के वचन के अनुसार लगाई जाती थी कि कर्ता ये रहेगा, एक वचन रहेगा तो ये लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो ये लगाएंगे, ये रहेगा तो ये लगाएंगे। लेकिन आप फ्यूचर में, फ्यूचर के किसी विभाग में, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी पढ़ेंगे, अब आप कर्ता के वचन के अनुसार सहायक क्रिया आपको नहीं लगाना है, बल्कि कर्ता के पर्सन के अनुसार सहायक क्रिया लगाना है। पर्सन क्या होता है आप जानिए कि पर्सनल प्रोनाउन को तीन पर्सन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू और दाऊ, THOU, दाऊ, जिसके माने तुम होता है, ये सेकंड पर्सन होता है। बाकी और सब दे, ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो अब आपको पर्सन के अनुसार सहायक क्रिया लगाना फ्यूचर टेंस में। चूंकि ये भी जो पढ़ने जा रहे हो फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, तो इसमें भी आपको कर्ता के वचन के अनुसार नहीं, बल्कि पर्सन के अनुसार सहायक क्रिया लगानी होगी। इसमें देखो, हमने लिखा है कि इस काल के सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित दो हैं।
कुछ टेंस ऐसे हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया लगाई ही नहीं जाती है। लेकिन यहां सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया लगाई जाएगी, चाहे वो अफर्मेटिव होगा, मतलब असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी हो, सब में आपको सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। दो सहायक क्रियाएं हैं, शैल और विल। शैल किसके साथ लगाया जाता है? देखिए, केवल फर्स्ट पर्सन कर्ता आई, वी, ऑल ऑफ अस या बोथ ऑफ अस आदि जिसके साथ ऑफ अस जुड़ा हो, उसमें हम सहायक क्रिया के रूप में शैल लगा देते हैं। मतलब जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो सहायक क्रियाएं हैं, शैल और विल। शैल का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ। फर्स्ट पर्सन कर्ता कौन कौन से हैं? आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन हैं। या फिर किसी के साथ ऑफ अस जुड़ा हुआ होगा, जैसे ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, नन ऑफ अस, ईच ऑफ अस, एनी ऑफ अस। इस तरह से किसी के साथ अगर ऑफ अस जुड़ा है तो वो फर्स्ट पर्सन ही माना जाएगा। जब ये इस चीज को समझिए कि सामान्य कथनों के होने पर फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ आप शैल लगाएंगे और विल किसके साथ लगाएंगे? देखिए लिखा है, फर्स्ट पर्सन कर्ताओं को छोड़कर अन्य किसी भी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल लगाई जाती है। अब फर्स्ट पर्सन कर्ता आई, वी, ऑल ऑफ अस, इनको छोड़ दीजिए। इनके अलावा कोई भी कर्ता रहेगा, चाहे यू हो, दे हो, चिल्ड्रन हो, शॉपकीपर हो, मंकीज हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी कर्ता रहेगा, ही, सी, इट हो, सबके साथ सहायक क्रिया के रूप में आप विल लगाएंगे। ये दोनों बातें वहां लागू होंगी जब आपका वाक्य सामान्य कथन होगा। चूंकि इसके बाद देखो हमने नोट लिखाया है, इस नोट में, इस टेंस में यही नोट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस नोट पर अगर आप ध्यान नहीं दिए तो इस टेंस की सहायक क्रिया आप गलत कर जाएंगे। जो ऊपर की बात बताई गई कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, अन्य के साथ विल लगाएंगे, यह सामान्य कथनों की बात है। सामान्य कथनों की बात मतलब जैसे कहा जाए कि वो मैं उस प्रतियोगिता में भाग लूंगा, ये सामान्य कथन हुआ। लेकिन अगर कहा जाए मैं उस प्रतियोगिता में भाग अवश्य लूंगा, तो इसका मतलब इसमें कंपल्जन दर्शाया जा रहा है, अनिवार्यता दर्शाई जा रही है। इसमें क्रिया के किए जाने पर जोर दिया जा रहा है, दृढ़ता दर्शाई जा रही है। जैसे कहा जाए कि वे सब इस शर्त को स्वीकार करेंगे, सामान्य सी बात है। लेकिन अगर कहा जाए कि वे सब इस शर्त को स्वीकार ही करेंगे, वे सब निश्चित रूप से इस शर्त को स्वीकार करेंगे, तो यह अनिवार्यता दर्शाई जा रही है। सामान्य कथनों के लिए तो यह बताया गया है आपको, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और अन्य के साथ विल। लेकिन अब देखो नोट में क्या लिखा गया है। यदि इस काल के वाक्यों में क्रिया के किए जाने पर जोर दिया गया हो, अर्थात
वाक्य में जरूर, अवश्य, निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से, बिल्कुल या ही शब्द पाए जाएं, तो इन दृढ़ता सूचक शब्दों की अंग्रेजी वाक्य में कहीं भी नहीं लिखी जाती है, बल्कि ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया का उपयोग उपरोक्त नियम के विपरीत ढंग से करते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में फर्स्ट पर्सन कर्ता होने पर विल और किसी अन्य कर्ता के होने पर शैल सहायक क्रिया लगा देते हैं। यह चीज समझिए, यदि कंपैरिजन दर्शाया जाएगा, यदि क्रिया के किए जाने पर जोर दिया जाएगा, दृढ़ता दर्शाई जाएगी, अवश्य, जरूर, निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से, बिल्कुल, ये दृढ़ता सूचक शब्द अगर वाक्य में पाए जाएंगे तो इन शब्दों की अंग्रेजी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सहायक क्रिया का प्रयोग इस नियम के उल्टे ढंग से कर देंगे। अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन रहेगा और अनिवार्यता दर्शाई जाएगी तब आप विल लगा देंगे, और अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा और अनिवार्यता दर्शाई जाएगी तब आप शैल लगा देंगे। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ ये दोनों सहायक क्रियाएं लगाई जाती हैं। केवल वाक्य की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाएगी। आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे इस चीज को कि कब आप फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाएंगे और अन्य के साथ विल लगाएंगे, और कब आप अन्य कर्ता के साथ शैल लगाएंगे और फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ विल लगाएंगे। इसके बाद देखो मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की बात है कि इस काल के सभी प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली अवस्था ही उपयोग में लाई जाती है। मतलब प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जब भी आप अनुवाद करेंगे तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का ही उपयोग आपको करना है। इस तरह से इंट्रोडक्शन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पूरा हुआ। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखेंगे। ये देखो हमने उदाहरण भी लिख रखा है। अभी इसकी फ़ोटो खींच करके आपके पास भेज दूंगा। आप इसे तैयार करके अपनी कॉपी में रखिएगा। अगली वीडियो में ये सभी तीनों उदाहरण और इधर के ये 12 उदाहरण, कुल 15 उदाहरण अगली वीडियो में आपको ये समझाए जाएंगे। धन्यवाद। इसको आप इंट्रोडक्शन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन, ये आप अपनी कॉपी में रखिएगा लिख करके। इसकी फ़ोटो हम इस वीडियो के साथ भेजेंगे। ओके।